recently. The market was at 6.3, 6.5. Transfer of 2.2 lakh crores. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज का सेशन हमारा इकोनॉमी न्यूज़ वीकली के रिगार्डिंग है, जहां पर हम पिछले एक हफ्ते यानी कि 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच में जो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। वैसे देखो, इकोनॉमी के जितने भी करंट अफेयर्स थे वो हमने प्रीलिम बूस्टर में मोर लेस डिस्कस कर ही लिए हैं इस वीक के अंदर, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ है नहीं। बट आप लोगों की थोड़ी हेल्प के लिए मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि इकोनॉमी न्यूज़ वीकली के अंदर ही ना हम एक क्वेश्चन मेंस का भी डिस्कस कर लिया करेंगे, ताकि आपको ना मेंस के अंदर आंसर्स कैसे लिखने हैं इकोनॉमी के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, ये दो कंपोनेंट्स जो इकोनॉमी में आते हैं ना, इनमें कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए हम हर हफ्ते एक एक क्वेश्चन इसी इकोनॉमी न्यूज़ वीकली के अंदर करते रहेंगे। जैसे एक मैं क्वेश्चन आज आपके लिए लेकर आया हूँ, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। एक आपका होमवर्क रहेगा जिसको आप थोड़ा एक स्ट्रक्चर मुझे आप बताने की कोशिश करोगे। देखो, ऐसा अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसको इकोनॉमी न्यूज़ वीकली को फॉलो करोगे ना, तो विद इन मतलब जो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट है उससे पहले पहले मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जितने भी मेंस के क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी सेक्शंस के साथ लिंक्ड, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको इसी इकोनॉमी न्यूज़ वीकली के अंदर मैं कवर करवा दूंगा। अब आपको क्या करना है, आपको बस दो ही चीज़ें करनी है कि एक तो हमारे इस इनिशिएटिव के साथ आपको रेगुलर रहना है, प्लस एट द सेम टाइम मैं आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, वहाँ पर इसकी मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, तो वहाँ पर उस पीडीएफ को आप रिवाइज भी कर लीजिएगा। तो आई थिंक अगर आप इतना कर रहे हो तो आपका करंट अफेयर्स इकोनॉमी के कवर हो जाएंगे, प्लस एट द सेम टाइम आपका जो मेंस का आंसर राइटिंग कैसे करी जाती है आप वो भी कर लोगे। ठीक है, मैं जैसे फिर से बता दूं, प्रीलिम बूस्टर के अंदर वैसे तो ज्यादातर करंट अफेयर कवर हो जाते हैं, कुछ एक चीजें थोड़ा इकोनॉमी पर्सपेक्टिव थोड़ा और डिटेल में हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। पहला दोस्तों हमारा एक टॉपिक है आरबीआई डेटा ऑन एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग। देखो, आरबीआई ने अभी रिसेंटली एक डेटा रिलीज किया है जिसके हिसाब से उन्होंने ये बताया है कि अगर हम बात करते हैं ना 2023-24 फिस्कल ईयर की, तो देश में जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है वो जंप करी है बाय नियरली 6%। ये तो अच्छी बात है सर। हाँ बिल्कुल, देखो जो जो डेटा है, अब इस डेटा के हिसाब से तो ये अच्छी बात ही लग रही है। अगर इसको हम कंपेयर करें उससे पिछले साल के कंपैरिजन में, तो वहां पर हमें देखने को मिल रहा था कि 3.2% की हमें ग्रोथ देखने को मिली है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अगर आप इनको नंबर्स की फॉर्म में देखना चाहते हो तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि 2023 में ना ये हमारे देश में जो वर्कफोर्स थी वो 59 करोड़ के आसपास थी। अब ये इंक्रीज होकर कितनी हो चुकी है, 64 करोड़ के आसपास आ चुकी है। राइट, तो ये नंबर्स आरबीआई ने हमें बताए हुए हैं। अब ये नंबर्स हम कैसे यूज कर सकते हैं, देखो कल को आपका जैसे मेंस के अंदर आपका एम्प्लॉयमेंट एक टॉपिक आ जाता है, तो वहां पर आप इन नंबर्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, कि किस तरह से ओवरऑल टाइम हमारे जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं कैसे उन्होंने हमें बेनिफिट कर रहा है एंड फ्यूचर में कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। वहां पर आपके पास ये नंबर्स होंगे तो आपका पॉइंट यहाँ पे सब्सटेंशिएट हो पाएगा। तो आप नोटिस कर पाओगे वर्क फोर्स ना 59 करोड़ से 4 करोड़ और इंक्रीज होकर 64 करोड़ के आसपास हो चुकी है। ठीक है, पिछले अगर 3-4 साल की बात करें तो कंट्री में 7.8 करोड़ लोग ऐड हुए हैं वर्कफोर्स के अंदर। साथ ही साथ अगर हम बात करें, पिछले सालों में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ थी 5.1%, फिर 3.3, फिर उसके बाद आई 3.2 और अब आ गई है लगभग 6% के आसपास। यहाँ पर आरबीआई ने बोला है कि जो उनका डेटाबेस है ना वो 27 इंडस्ट्रीज को कवर करता है, जहाँ पर हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी को कवर करने की कोशिश करी जाती है। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हो गया, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, सबके ऊपर ही एस्टिमेट करने की कोशिश करता है। ये बात तो देखो होगी आरबीआई का क्या डेटा यहाँ पे बात कर रहा है, पर एक्चुअल में अगर हम बात करें ना, हमारे पास एक सर्वे है जिसका नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीएलएफएस सर्वे इसको बोला जाता है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो पीएलएफएस सर्वे है ये मोस्टली मिनिस्ट्री हमारी जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये इसको निकालती है। तो इसका डेटा भी थोड़ा देख लेते हैं। एक्चुअल में ना आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज का अर्थ यहाँ पे पता होना चाहिए। पहला, जब मैं बात करता हूँ ना, एक टर्म जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कि कितना बेरोजगारी दर है देश के अंदर। इसको हम कैसे निकालते हैं, देखो कई बार ना बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं इस फॉर्मूला के अंदर। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला क्या है, अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स। नीचे देखो क्या यूज किया है, लेबर फोर्स वर्ड यूज किया गया है। यहाँ पर मैंने कहीं पर भी पॉपुलेशन वर्ड यूज नहीं किया। आर यू गेटिंग इट? तो हम ये नहीं कहते कि कितने प्रतिशत लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो उसका हम अनएम्प्लॉयड बाय पॉपुलेशन देखें, नहीं, अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय लेबर फोर्स देखना होता है। अब आप पूछेंगे सर लेबर फोर्स में क्या जाता है, लेबर फोर्स में दो तरह की चीजें, एक तो वो लोग जो एम्प्लॉयड हैं और दूसरा जो अनएम्प्लॉयड है। अब आप पूछेंगे सर इसमें ये कैसे, एक्चुअल में ना समझो इस बात को, जब मैं बात कर रहा हूँ अनएम्प्लॉयड की,
हम किस पर्सन को बोलते हैं कि जिसको रोजगार नहीं मिला? हम ऐसे पर्सन को अनएम्प्लॉयड बोलते हैं जिसने ना रोजगार ढूंढने की कोशिश करी, वो रोजगार ढूंढ रहा है अलग अलग जगह पे, पर और साथ में जो मार्केट में सैलरी चल रही है उसके ऊपर काम करने के लिए भी एग्री है, पर सारा कुछ करने के बावजूद भी उसको नौकरी नहीं मिल रही। ऐसे इंसान को हम बेरोजगार बोलेंगे। एक कोई ऐसा इंसान जो घर पे बैठा हुआ है, उसको नौकरी ढूंढ ही नहीं रहा, या फिर एक कोई ऐसा इंसान जिसको काम करने का मन ही नहीं है, या फिर कई बार हमारी जो महिलाएं होती हैं उनको बोला जाता है कि भाई आपको नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जानते हो ना इस तरह के पैट्रियार्कल चीजें। तो ये सब लोग ना एक्चुअल में लेबर फोर्स में आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये नौकरी या तो ढूंढ ही नहीं रहे या करना ही नहीं चाहते। हमारे यहाँ पे लेबर फोर्स में बस वही लोग आते हैं, या तो जो काम कर रहे हैं, या फिर जो काम नहीं कर रहे पर पूरी तलाश पूरी कर रहे हैं काम ढूंढने की। तो यानी कि रोजगार और बेरोजगार लोग मिला के बनते हैं लेबर फोर्स। एंड उस लेबर फोर्स में से कितने प्रतिशत लोग आपके बेरोजगार होते हैं, यही हमारी बेरोजगारी दर होती है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना यहाँ पॉपुलेशन वर्ड नहीं यूज हुआ और कोई वर्ड नहीं है, यहाँ पे वर्ड क्या है? लेबर फोर्स, जिसके अंदर आपके एम्प्लॉयड भी और अनएम्प्लॉयड दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर बात करूं, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं LFPR। LFPR क्या होता है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब इसका अर्थ क्या है? देखो, कोई एक सर्टेन वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जैसे लेट्स से अगर हम बात कर रहे हैं 15 से 59 ईयर्स की। अब इस एज ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं, उनकी जितनी भी पॉपुलेशन है, उनमें से कितने लोग लेबर फोर्स का पार्ट है, यही होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब आप में से कुछ लोगों का दिमाग आएगा कि सर अगर मान लो LFPR कम आया, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम आया, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब कि मान लो जैसे 100 लोग थे इंडिया में, और लेट से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 35 आ रहा है, तो इस तरह से आएगा। इसका अर्थ सिंपल सा ये है कि 15 से 59 ईयर्स के बीच में इंडिया में 100 लोग हैं, उनमें से 35 लोग ऐसे हैं जो या तो काम कर रहे हैं या फिर काम की तलाश में हैं। समझ पा रहे हो? तो कहने का अर्थ सिंपल सा ये है कि 100 में से ना बाकी के जो बचे 65 लोग होंगे, वो ऐसे होंगे भाई जो काम ढूंढ ही नहीं रहे या काम करना ही नहीं चाहते। समझ पाए? इसका रीजन क्या हो सकता है? रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। या तो जैसे मैंने आपको बताया, महिलाओं को काम करने नहीं दिया जाता, वो एक कारण हो सकता है, राइट? या फिर जो यूथ है, कई बार उसको नौकरी मिलती नहीं, वो फिर थक हार के बैठ जाता है, यार मुझे नौकरी तो मिल नहीं रही, इतना सब ढूंढ रहा हूँ, तो छोड़ो छोड़ो क्या ही काम करना। कई बार मैंने ऐसा भी नोटिस किया है अर्बन एरियाज के अंदर, खासकर कि अर्बन एरियाज के अंदर कई बार कुछ पुरुषों की सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, फिर उनको लगता है जब पुरुष कमा रहा है घर का, तो महिला को घर पे बिठा देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं। बाकी कई बार हमारा यूथ अलग अलग तरह की, देखो, गलत चीजों में अगर इंडल्ज हो जाए तो वो काम करना ही नहीं चाहता, वो काम ढूंढ ही नहीं रहा, तो वो सब LFPR में, मतलब लेबर फोर्स में नहीं आएगा। तो अगर इस तरह से मैं आपको बताऊं तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपकी क्या बन जाएगी कि वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी है, उनमें से कितने लोग लेबर फोर्स का पार्ट है, यानी कि कितने लोग या तो काम कर रहे हैं या काम की तलाश में है। ये होता है हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। थोड़ा सा मैं आपको डेटा यहाँ पे आपको बताऊं ना, तो यहाँ पर जो मोस्टली का जो डेटा आपको देखने को मिल जाएगा, उनके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरियाज के अंदर हमारी थोड़ी सी कम हुई है। आपका जनवरी से मार्च के क्वार्टर में ये आपकी 6.7% देखने को मिल जाएगी। उसी तरह से अगर हम बात करें फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, देखो ये भी कम हुई है, पर अगर हम कंपैरिजन करें ना मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट से, तो ये ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि देखो ओवरऑल तो कितनी है 6.7%, पर महिलाओं के केस में ये नंबर ज्यादा है 8.5%। उसी तरह से अगर मैं बात करूं LFPR की, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अर्बन एरियाज की, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये नंबर इंक्रीज हुआ है, अच्छी बात है। ये नंबर 50% के आसपास हमारा पहुंचता हुआ देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये क्या होता है? वर्कर टू पॉपुलेशन सिंपली, ये आपका नोटिस करोगे तो ये नंबर भी इंक्रीज होकर 46% हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम बात करें फीमेल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की, तो अर्बन एरियाज के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 20% से ये 23% के करीब करीब आ चुका है। एंड साथ ही साथ अगर बात करें तो बाकी चीजों में भी एक इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। तो ये है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। जितना इंपॉर्टेंट आपका करंट डेटा है, उतना ही इंपॉर्टेंट इन सब टर्मिनोलॉजीज, चाहे LFPR हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, उनको समझना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इन चीजों की रिवीजन करती रहनी है। एंड इसी वजह से ये जो आपकी PDF होगी, मैं आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल है ऋषभ शर्मा सर PW, इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं इसकी PDF आपके लिए शेयर कर दूंगा, राइट? तो आप यहाँ पे जाके इसकी PDF डाउनलोड कर पाओगे एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। एक दोस्तों और हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है रशियन इकोनॉमी के बारे में। अब आप पूछेंगे सर ये क्या मुद्दा है?
देखो आप जानते हो यार, रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुए लगभग अब तो 2.5 साल हो चुके हैं, है ना। अब 2.5 साल के ऊपर आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे वेस्ट के द्वारा, यूएसए के द्वारा रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए। सही बात है। तो इससे उम्मीद तो ये थी कि भाई रशिया की इकॉनमी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि इतने जब सैंक्शंस लगा दोगे तो वो कंट्री काम कैसे करेगी, है कि नहीं। पर देखने को ये मिल रहा है कि रशिया की इकॉनमी ना खराब नहीं कर रही, बल्कि बहुत बढ़िया कर रही है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। एक्चुअल में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जब मैं बात करता हूँ ना वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक ना अलग अलग कंट्रीज को 4 ग्रुप्स में आपका कैटेगराइज करता है बेस्ड ऑन पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम तो आप समझते होंगे, पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन, मतलब एक व्यक्ति कितना, मतलब उसकी ग्रॉस नेशनल इनकम कितनी है पर पर्सन के हिसाब से, ये यूएस डॉलर के हिसाब से ऐसा देखा जाता है। एंड उनको फिर 4 ग्रुप्स में कैटेगराइज कर देता है। ये 4 ग्रुप्स क्या है? एक है आपका लो, एक है आपका लोअर मिडल, एक है आपका अपर मिडल और एक है आपका हाई। हाई इनकम कंट्रीज तो आप समझ गए यार भाई, खूब पैसा है। यहाँ पे एक्चुअली ना हाई इनकम कंट्रीज किसको बोला जाता है? अभी जो वर्ल्ड बैंक का लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है, वहां पर पर्सन आपका ग्रॉस नेशनल इनकम $14,000 से ज्यादा होनी चाहिए, तब आप हाई कैटेगरी में आ जाओगे। उससे नीचे वाली कैटेगरी अपर मिडल, उससे नीचे वाली लोअर मिडल, उससे नीचे वाली लो। इंडिया आज के समय आपको लोअर मिडल में आपको देखने को मिल जाएगा। पर हमारी कोशिश ये है कि हम जब 100 साल हमारे आज़ादी के हो जाएं, 2047 तक, 2047 तक हम क्या बन जाए? विकसित भारत बन जाए, बेसिकली डेवलप्ड इंडिया बन जाए, राइट। तो वो हाई इनकम कैटेगरी तक हम यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे 2047 तक। एनीवेज, अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया का आप नोटिस करोगे ना आज के समय ये नंबर आ चुका है 14,250। तो यानी कि 14,000 वाला बैरियर क्लियर कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल। इसी वजह से रशिया जो पहले अपर मिडिल कंट्री था, अब वो हाई इनकम कंट्री में आ चुका है। अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो रशिया का रैंक 72nd आता है पर कैपिटा जीएनआई के अंदर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी। अब आपके दिमाग में यही आएगा, सर हमें तो एक्सपेक्टेड था कि चलो पहले रशिया अपर मिडल था, अब इसकी इकोनॉमी के ऊपर इतने सारे सैंक्शन लगा दिए, अब तो ये नीचे गिरना चाहिए था, अब तो ये लोअर मिडल होना चाहिए था, या चलो लोअर मिडल ना भी होता, एटलीस्ट अपर मिडल ही रहता, ये हाई में कैसे चला गया। और आप नोटिस भी करोगे ना यार, यहाँ पे ट्रेड भी इंक्रीज हुआ इनका 6.8%, इनका फाइनेंशियल सेक्टर 8.7% से बढ़ा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर 8.6% से बढ़ा, आपका रियल जीडीपी भी इंक्रीज हो रहा है और आपका नॉमिनल जीडीपी भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? देखो कारण इसके कई सारे हैं। मैं आपको जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल बताता हूँ। एक तो देखो यार, काफी मिलिट्री एक्टिविटी हुई है, तो विदाउट अ डाउट हम ये कह सकते हैं कि मिलिट्री वाला जो सेक्टर है ना, वो यहाँ पे हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा इन केस ऑफ रशिया। ठीक है। प्लस एट द सेम टाइम एक्चुअल में ना अगर हम बात करें, सैंक्शंस तो रशिया के एनर्जी सेक्टर पे लगाए गए, पर आप इस बात को नोटिस करोगे ना कि पिछले कुछ सालों में ना वेनेजुला और ईरान के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए गए थे। पर जो वेनेजुला और ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे, वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। जब हम बात करते हैं ना रशिया के ऊपर, तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस उतने स्ट्रिक्ट नहीं लगाए गए। क्यों? क्योंकि वेस्ट को अपने इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना था। तो इस वजह से उन्होंने ये इंश्योर किया कि चलो ठीक है, रशिया आपके फॉसिल फ्यूल्स को प्रोड्यूस करता रहे, एंड इस वजह से ऑयल प्राइसेस भी इंक्रीज ना हो। तो यानी कि ना वेस्ट का भी तो अपना कुछ सेल्फ इंटरेस्ट था। इस वजह से उन्होंने सैंक्शन कभी उतने स्ट्रिक्ट करे ही नहीं, जितना शायद उन्होंने ईरान और वेनेजुला के केस में करे थे। प्लस एट द सेम टाइम उन्होंने यहाँ पे ये भी लगा दिया कि $60 पर बैरल प्राइस कैप लगा दिया रशिया का, राइट। अब एक्चुअल में इससे हुआ पता क्या? भारत हो गया, चाइना हो गया, ये कंट्रीज ने खूब यहाँ से इंपोर्ट करवाया। एंड अगर मान लो यूरोप ने मान लो कहीं से कम भी किया था यहाँ पे कुछ इंपोर्ट करवाना, इंडिया और चाइना ने वो सारी कमी पूरी कर दी। तो खूब इंडिया को तेल बेचा गया, चाइना को खूब बेचा गया, और भी बहुत सारी कंट्रीज को यहाँ पे बेचा गया। तो इस वजह से रशिया की इकोनॉमी पे तो कोई इम्पैक्ट आया ही नहीं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ ना, तो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट भी 2022 के बाद में रशिया से इंक्रीज हो गई है, वापस से पिकअप करने लग गई है। स्पेशली अगर बात करें ना, रशिया का डिफेंस सेक्टर काफी बूस्ट कर रहा है, रशिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी हमें बूस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं, देखो आईएमएफ ने ऐसा बताया है कि अगर कुछ जगह पे सैंक्शंस लगे भी है ना, तो दरअसल में अगर पहले क्या करता था रशिया, बाहर से मंगाता था वो सामान, इंपोर्ट करवाता था, पर अब सैंक्शंस लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब वही चीजें क्या बनाई जा रही हैं, डोमेस्टिकली बनाई जा रही हैं। जैसे हम बात नहीं करते मेक इन इंडिया, तो ऐसे ही इनका क्या चल रहा है, मेक इन रशिया, कि बाहर से नहीं आ सकता तो रशिया में ही बना लो। तो रशिया में बनाने की वजह से डोमेस्टिक गुड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड इंक्रीज होती गई है। डिमांड इंक्रीज हो रही है तो नई नई इन्वेस्टमेंट हो रही है, नई प्रोडक्शन फैसिलिटीज इंक्रीज आ रही हैं। तो ये भी तो इन्वेस्टमेंट भी तो वापस से पिकअप करने लग गया। तो भाई इकॉनमी तो अच्छी होगी होगी। और साथ में नोटिस करो, बहुत सारी एमएनसीज छोड़ के चली गई थी,
पर बहुत सारी एमएनसीज रुकी भी थी। उनको ऐसा लगा है कि वॉर एंड होगी एंड सैंक्शंस उनके ऊपर लिफ्ट हो जाएंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सारी एमएनसीज ने ये डिसाइड किया है कि वो रशिया में ही अभी स्टे करना चाहेंगी। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो थोड़ा क्रेडिट ग्रोथ भी स्ट्रांग हुआ है, लेबर मार्केट भी यहाँ पे स्ट्रांग हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी दर थी वो काफी कम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाकी मिलिट्री रिक्रूटमेंट मॉडल की वजह से भी काफी सारे लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पैसे मिले हैं, उनको पैसा मिला है, तो कहीं ना कहीं उनके खर्च करने के लिए अब स्पेंडिंग भी उनकी बढ़ गई है, और स्पेंडिंग बढ़ेगी तो भाई जीडीपी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना। तो ये सब चीजें भी, और सरकार ने भी स्पेंडिंग यहाँ पे रशिया ने बढ़ा दी है, ठीक है, मिलिट्री स्पेंडिंग इंक्रीज हो चुकी है। तो आप नोटिस करोगे एक्चुअल में अगर हम बात करें ना, तो डेफिनेटली ये सारे कारण बने हैं जिस वजह से रशिया की इकोनॉमी काफी बढ़िया होती हुई देखने को मिल जाएगी। अब आप पूछेंगे सर यूक्रेन का क्या हाल है। देखो सरप्राइजिंगली अगर हम बात करें ना, तो यूक्रेन भी रैंकिंग के अंदर इंप्रूव हुआ है, वरना लगेगा तो यही कि यूक्रेन के ऊपर तो बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आया होगा। हाँ आया है, पर डिस्पाइट ऑल ऑफ दोज थिंग्स, यूक्रेन की बात करें ना, तो यूक्रेन पहले क्या था, लोअर मिडिल इनकम कंट्री था, अब वो क्या बन गया है, अपर मिडिल इनकम कंट्री बन गया है। अब इसका क्या कारण है, देखो इसके दो तीन कारण आपको मैं समझाता हूँ। आप एक चीज नोटिस करो, हम कहा कैसे इस चीज को नोटिस कर रहे हैं, हम इसको पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देख रहे हैं कि पर पर्सन इनकम कितनी है। अब एक्चुअल में क्या हुआ है ना, रशिया आपके यूक्रेन की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, यूक्रेन की पॉपुलेशन हमें 15% से भी ज्यादा कम होती हुई देखने को मिल गई है, काफी सारे लोग वहां से चले गए हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ है कि लोग ज्यादा बाहर चले गए हैं, पर इनकम पूरी कंट्री की अभी भी ज्यादा ही है। तो इस वजह से पर कैपिटा इनकम हमें इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। सिंपली पर कैपिटा के क्या मतलब है कि टोटल डिवाइड बाय पॉपुलेशन, यही तो था पर कैपिटा, है ना। अब पॉपुलेशन जब नीचे आती रही है और टोटल भी नीचे आया, पर उतने लेवल से अगर मान लो नीचे ना आए, तो क्या हम ये नहीं कहेंगे कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो गई है, बिल्कुल कह सकते हैं। प्लस एट द सेम टाइम अगर हम बात करें ना, 2023 के अंदर यूक्रेन की इकोनॉमी भी तेजी से ग्रो करी है। तो इकोनॉमी का तेजी से ग्रो होना, कंट्री के वेस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट्स के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का काफी तेजी से वापस आगे बढ़ना, एंड पॉपुलेशन के अंदर एक डिप आना भी, ये सारे कारण रहे हैं कि यूक्रेन की भी रैंकिंग में एक राइज देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए थे। अब मैं आपको ना थोड़ा मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला भी था। जैसे आप नोटिस करो ना कि इकोनॉमी, और स्पेशली मैं बात करूँ ना इकोनॉमी का जो एग्रीकल्चर वाला कंपोनेंट है, इनके पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करना अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर ऐसा क्या कारण है, आप यहाँ पे एक बार नोटिस करो, यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कितना हेल्पफुल है इन सस्टेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। ये था यूपीएससी का 2019 का क्वेश्चन। उसी के 3 साल बाद अगर आप नोटिस करोगे 2022 में यूपीएससी ने क्या पूछा कि भाई इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होता क्या है एंड किस तरह से हेल्पफुल है हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए। अब मुझे बताओ, अगर किसी बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन किया होता, तो क्या वो ये क्वेश्चन नहीं कर सकता था? आंसर इज बिल्कुल कर सकता था, लगभग सिमिलर क्वेश्चन ही है। हाँ थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, पर लगभग दिस इज सिमिलर क्वेश्चन ओनली। तो इस वजह से ना एग्रीकल्चरल सेक्शन में तो खासकर आपको रेपिटेशन देखने को मिल जाती है, तो ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने। इसीलिए मैंने सोचा है कि आप लोगों की मेंस में भी हेल्प हो जाए, तो हम इसी इकोनॉमी न्यूज वीकली के अंदर मेंस का भी थोड़ा डिस्कशन कर लिया करेंगे। चलो इसी को समझते हैं कि आखिर ये है क्या सर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एंड ऑल दोस थिंग्स। देखो जब मैं बात करता हूँ ना इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे पिक्चर के अंदर कुछ चीजें देख भी पा रहे होंगे, फार्मिंग के ना डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देते हो, उसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। नाम में क्या है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो क्या चीज़ है सर, क्या चीज़ ज्वाइन कर दी है ऐसी, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप एक चीज़ सोचो कि मान लो किसी जगह पे फार्मिंग हो रही है, यहाँ पे ऐसे फार्मिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पर साथ ही साथ हमने लाइव स्टॉक का भी, पशुपालन का भी यूज़ कर लिया। अब पशुपालन से आप नोटिस करोगे कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे मैन्योर मिल सकती है, उस मैन्योर को हम कहीं ना कहीं अपने खेतों में यूज कर सकते हैं। ये तो सर एक एग्जाम्पल हो गया, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? इसके अलावा मान लो कोई इंसान ने साथ में फिशरी का भी काम स्टार्ट कर दिया। अब जब फिशेस की बात करते हैं, तो उसी वाले एरिया के अंदर, जिस वाले फिश यहाँ पे आप कर रहे हो, उसी वाले एरिया के अंदर आप चावल भी ग्रो कर सकते हो। प्लस एट द सेम टाइम इससे हो पता क्या रहा है, एक तो फिशेस के लिए भी आपकी फिश प्रोडक्शन भी आपकी इंप्रूव होगी, आपकी राइस यील्ड भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। प्लस एट द सेम टाइम जो फिश होती है ना, वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंप्रूव कर देती है, तो उससे आपका नाइट्रोजन हो गया, वो सब भी इंक्रीज होता रहेगा। कई बार मान लो आप लोग साथ में पोल्ट्री भी यूज कर रहे हो, मतलब आपने पोल्ट्री भी आपने ओपन कर ली। अब पोल्ट्री जो होती है डक की,
तो जो भी उनकी ड्रॉपिंग्स होती हैं, वो ड्रॉपिंग्स को आप कहीं ना कहीं फिशेस के लिए भी यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो ड्रॉपिंग जो है वो न्यूट्रिएंट की तरह के लिए वो यूज करी जाती हैं। तो ये जो होता है क्रॉप का, वो फिश के साथ यूज हो गया, फिश का आपका पोल्ट्री के साथ यूज हो गया। तो इससे पता क्या हो रहा है, सब चीजें एक तरह से आपस में कनेक्टेड होती हैं। जैसे मैंने बताया कि एनिमल का जो एक्सक्रीटा होता है उसको भी आप ड्राई कर सकते हो। ठीक है, इसको आप ड्राई करोगे, ड्राई करने के बाद आप इसका प्रॉपर कंपोस्टिंग वगैरह करके आप बायोगैस का प्रोडक्शन भी कर सकते हो। उससे आपके घर में एनर्जी आ जाएगी। समझ पा रहे हो? जो भी आपका क्रॉप रेजिड्यू होता है, क्रॉप का कई बार बाकी बचा हुआ हिस्सा होता है, वो कहीं ना कहीं आप एनिमल को दे सकते हो, एनिमल की फीड के लिए उसको यूज हो जाएगा, गॉट के प्रोडक्शन के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। जो भी एनिमल का एक्सक्रीटा होगा उसको आप यूज कर लोगे एज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, वर्मिंग कंपोस्टिंग के तौर के ऊपर यूज कर पा रहे हो। तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि ये सारी चीजें किससे कनेक्टेड है। चावल को आपने फिशरी के साथ कनेक्ट कर दिया, फिशरी को आपने पोल्ट्री के साथ कनेक्ट कर दिया, आपके लाइव स्टॉक को आपने मेन्योर और बाकी चीजों के साथ कनेक्ट कर दिया, उसी को आपने बायोगैस के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या है सर? ये है आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि फार्मिंग के जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें थी उनको आपने मिक्स कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपने यहाँ पे कंबाइन कर दिया। समझ पाए इस बात को? इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। अब इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। नुकसान नहीं बोलने चाहिए, कुछ चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। पर आपको इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, नहीं तो कई बार बच्चों को मीनिंग ही इस बात का, आईएफएस का क्लियर नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब भी आप अपनी इंट्रोडक्शन लिखोगे, इंट्रोडक्शन के अंदर आप यही पॉइंटर्स लिख सकते हो जो मैंने आपको बताया, कि कैसे आउटपुट ऑफ वन component of agriculture becomes input of another component. Are you getting this? और साथ में अगर आपने कुछ ऐसा साथ में दिखा दिया, छोटा सा अगर आप डायग्राम, ऑब्वियसली ऐसा नहीं बना पाओगे, पर ऐसे 3-4 चीजें आपने दिखा दी जैसे मैंने आपको बनाई थी, और साथ में एक एग्जांपल लिख दिया, जैसे मैंने आपको ये क्रॉप फिश पोल्ट्री सिस्टम का आपको एग्जांपल दिया था, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ भाई, इस बंदे को पूरी जानकारी है कि आखिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होता क्या है। तो आपकी इंट्रोडक्शन तो यहीं से डन हो जाएगी कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आखिर होता क्या है। वेस्ट ऑफ वन प्रोसेस या फिर आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स द इनपुट फॉर अदर प्रोसेस, जिसके बेसिस के ऊपर आप एक बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हो। इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ये सारी चीजें आप बिल्कुल ऐसे कीवर्ड्स की तरह आप इनको याद रख सकते हो, ताकि आप अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स लिखो अपने आंसर के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही वेग आंसर हो, आपको पॉइंटर्स तो पता हो पर आपको पता ही नहीं कि उसको यूज कैसे करना है। तो आप इसमें लिखो कि हाँ यार, कैसे आप कहीं ना कहीं क्रॉप प्रोडक्शन को, आप एग्रीकल्चर को, बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री को, एंड आपकी जो फॉरेस्ट्री है, आप इनको कंबाइन कर रहे हो। आप चाहो तो कुछ ऐसा भी डायग्राम ड्रॉ कर दो। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो जितना आपका आंसर आपके एग्जामिनर को कितना इंप्रेस कर सकता है, उतने ही ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। इवन जब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की, आप कुछ ऐसा डायग्राम भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना? मैं थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से इसका बेनिफिट हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का देखने को मिल जाएगा। पहली बात तो आप ये समझो कि कैसे ये बेनिफिट कर सकता है। क्या आप लोगों को एक चीज दिख रही है कि इसमें जो इनपुट कॉस्ट है सर, वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? अरे अभी तो मैं बता के हटाऊं कि इसका जो आउटपुट था वो इसमें इनपुट की तरह काम आ जाएगा। तो भाई आपको अलग से मेन्योर, आपको केमिकल फर्टिलाइजर आपको डालने की जरूरत नहीं है। ये फिशेस नहीं आपके चावल के लिए आपकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया, तो चावल के लिए जो और दिक्कत आती थी वो दिक्कत नहीं है। फिशेस के लिए जो आपको डालना पड़ा था वो पोल्ट्री की ड्रॉपिंग से आ गया, आपको बायोगैस ने आपको मदद कर दी। तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इससे क्या होता है आपका इनपुट कॉस्ट काफी हद तक कम हो जाती है। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि फर्टिलाइजर्स वगैरह की डिमांड या फर्टिलाइजर्स का यूजेज है वो आपका कम हो जाएगा। प्लस साथ ही साथ कई बार आपको अलग से पेस्ट एंड वीड कंट्रोल करना पड़ता है। यहां पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंदर वो भी दिक्कतें कम हो जाती हैं। और सबसे दिक्कत वाली चीज क्या है एक किसान के लिए? किसान के लिए सबसे दिक्कत वाली चीज है कि भैया फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है। अब जब सारी चीजें ही उसने इनपुट्स ही कम हो गए हैं, उसने एक चीज का आउटपुट दूसरे में इनपुट की तरह यूज कर लिया, तो उसका फाइनेंशियल बर्डन भी तो कम होगा। बिल्कुल होगा। इसके साथ में आप और बेनिफिट्स भी इसके समझो। यहाँ पर देखो, कई बार पता क्या होता है, हमारी जो क्रॉप्स होती हैं, कई बार बारिश वगैरह आ जाती है, या फिर कई बार बारिश ना बोल के सूखा वगैरह पड़ जाता है, तो कई बार काफी दिक्कत आ जाती है। तो ऐसे केस में एक जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है उसको भी तो इनहेंस हो जाएगा।
आपके इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की वजह से, कि अगर मान लो यार किसान की फसल खराब हो गई या कुछ भी हुआ, पर कहीं ना कहीं उसको साल भर रोजगार तो मिल रहा है, चाहे वो पशुपालन के माध्यम से हो, आपकी फिशिंग से माध्यम से हो, या बाकी और तरीकों के माध्यम से हो। तो साल भर ना उसको रोजगार मिल रहा है, किसान को साल भर वो काम कर रहा है, तो भाई उसकी जो इनकम है वो भी तो बढ़ेगी, पैसा भी तो कमाएगा हमारा किसान भी सशक्त हो पाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा ना यहाँ पर एक कंपोनेंट आता है, वो है आपका न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का। अब आप पूछेंगे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कैसे, क्योंकि आप नोटिस करो, आप यहाँ पे सिर्फ आप कुछ फसलें नहीं उगा रहे, फसलों के साथ साथ आपने पोल्ट्री भी देखा, आपने फिशेस का भी देखा, और भी फ्रूट्स वगैरह भी आप यहाँ पे कर पा रहे हो। तो जब ये सारी चीजें हैं तो कहीं ना कहीं इससे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी डेफिनेटली आती है। एग्स वगैरह आप खाते हो तो उससे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बिल्कुल ही आती है। आर यू गेटिंग द थिंग्स? तो यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे ये जो सारे कॉम्पोनेंट्स मैंने आपको लिखे, कि किस तरह से आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हुई, न्यूट्रिशनल को कैसे आपने फायदा किया, कैसे कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कैसे बढ़ रही है, आपकी सॉइल की इवन जो हेल्थ होती है ना वो भी इंक्रीज होती है, तो आपका जो बेटर न्यूट्रिएंट साइकिल आपको देखने को मिल जाता है। मल्टीपल एक्टिविटीज की जो आपस में जो सिनर्जी होती है ना, वो भी यहाँ पे आपको सिनर्जी क्रिएट होती हुई देखने को मिल जाएगी। बायोडिवर्सिटी को भी आप यहाँ पे साथ में ही कंजर्व कर पा रहे हो। एंड लास्टली आपकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी आपकी इंक्रीज हो जाती हैं। तो ये सब कुछ ना कुछ फायदे होते हैं जो कि हमारे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के साथ लिंक करते हैं। अब पहली चीज तो हमें ये समझ आ गई कि हाँ, हमने सर ये भी आंसर कर दिया कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होता क्या है, कैसे हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए मददगार है। आप नोटिस करोगे ना, इंडिया में अगर हम बात करें ना, तो 86% हमारे जो किसान है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा एग्रीकल्चर सेंसस ने बोला हुआ है। तो आप ये भी डेटा अपने आंसर में बताओ कि इतने प्रतिशत हमारे यहाँ पे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, तो उनको ये सब बेनिफिट्स जब उनको मिलेंगे तो डेफिनेटली उनको फायदा होगा। पर आप लोगों को ना यही बात खत्म नहीं करनी। एक तो ना एक चीज जो बच्चे मिस कर जाते हैं यहाँ पर, आप समझना, एक छोटे से वर्ड है हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है क्या? हाउ फार का मतलब होता है कि किस हद तक ये आपके लिए हेल्पफुल है। अब आप पूछेंगे सर किस हद तक का मतलब, किस हद तक मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ इसके पॉजिटिव्स नहीं गिनाने, आपको बनाने हैं कि यार हाँ पॉजिटिव्स है, पर कुछ एक चीजें अभी हमें और एड्रेस करनी बची हुई हैं। हाउ फार का मतलब यही तो ना, किस हद तक वो मददगार है। तो आपने पहली चीज तो बता दिया कि हाँ काफी हद तक है मददगार, पर आपको यहाँ पे साथ ही साथ ना कुछ इसके चैलेंजेस भी आपको यहाँ पे कोट करने पड़ेंगे। अब आप पूछेंगे सर क्या चैलेंजेस क्या हो सकते हैं यहाँ पे? आप लोग सोचो ना एक बार, साथ साथ में थोड़ा आप भी इन्वॉल्व होगे तो बढ़िया रहेगा। देखो चैलेंजेस बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज आप नोटिस करो, ये मैंने बात तो कर दी आपकी पोल्ट्री की, बात कर दी मैंने फिशेस की, ये सब मैंने बातें तो करी, पर काफी सारे हमारे किसान होते हैं जिनके अंदर इस चीज की थोड़ी हेजिटेशन होती है। किस बात की सर हेजिटेशन? हेजिटेशन ये यार, ये ना उनकी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, उनकी चाहे रिलीजियस परसेप्शंस हो गया, वो उनको अलाउ नहीं करती ये सब चीज़ें ग्रो करने के लिए। तो उनको हमेशा रहता है कि नहीं यार ये नॉन वेज वाली चीज़ें हैं, हम नहीं इनको ग्रो करेंगे। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो बहुत सारे किसान भारत में ऐसे हैं, तो बहुत सारे किसान इस वजह से इस चीज़ को ग्रो नहीं करते। एक तो ये बात होगी। प्लस एट द सेम टाइम आप दूसरी चीज़ भी एक समझो, यहाँ पर आपको नोटिस करना पड़ेगा कि यार यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किनकी? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की। अब ये जो छोटे किसान हमारे यहाँ पे होते हैं, जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कम है। अब एग्रीकल्चर लैंड अगर इतनी ज़्यादा कम है तो भाई कैसे वो इतना इनपुट वाली चीज़ें कर पाएंगे? देखो मैंने हालांकि बोला ज़रूर था कि यहाँ पे इनपुट्स आपके कम लगते हैं, नो डाउट अबाउट इट, पर आप ये भी तो नोटिस करो यार, जब इतने सारी चीज़ें किसान को करनी है, जिसमें आपका फिशेज भी ग्रो करनी है, पोल्ट्री भी करनी है, तो उसके लिए ये चीज़ करना तो बहुत अपने आप में मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो इस तरह से ना किसानों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। ज़रूरत ये है कि हमारी जो सरकार है वो यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को ज़्यादा प्रमोट करे किसानों के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि हाँ यार ये चीज़ करी जा सकती है। प्लस इंसेंटिव्स यहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे किसानों को, उनको कुछ यहाँ पे सब्सिडीज देनी पड़ेंगी ताकि वो इस चीज़ के अंदर यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाए। एक चीज़ और नोटिस करना है आपको, जो ध्यान में आप रखना, दैट इज़ कि यार आप नोटिस करते हो कि यार बहुत सारी चीज़ों के लिए ना एमएसपी मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पर अगर मैं बात करूं जो एडिशनल वाली चीज़ें हैं, उनके लिए आपका एमएसपी नहीं मिलता। कई बार जैसे यूपीएससी का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि आपको मैं अगर डिस्कस करूं, जैसे राइस वीट सिस्टम के इंडिया में इतना क्यों पॉपुलर है, उसका एक मेजर पॉपुलर होने का कारण है कि इसके लिए एमएसपी अच्छा मिलता है।
है कि नहीं? पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इतनी सारी जो चीज़ें हम कर रहे हैं, क्या इन सब के लिए भी एमएसपी मिलेगा? नहीं, दैट इज़ वन इश्यू। और जब इन सब चीज़ों के लिए आपका एमएसपी नहीं मिल रहा है, तो क्या किसान यहाँ पर उसके लिए इतने ज़्यादा उत्सुक होंगे कि हाँ, चलो हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की तरफ चलें? मे बी शायद नहीं। राइट? तो ये सब चीज़ें आप लोगों को अपने आंसर्स में लिखोगे एंड इनके आप अच्छे सॉल्यूशंस आप बता सकते हो कि कैसे सरकार की तरफ से मदद आ सकती है एंड कैसे जो सरकार की कोशिश है कि किसानों की हमारी जो आय है उसको बढ़ाना है, ठीक है? नए मेथड्स की तरफ जो हेजिटेशन देखने को मिल जाती है, जो एक तरह का रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है, वो हो गया। प्लस जो आपका लैक ऑफ फाइनेंस हो गया, ये सब चैलेंजेस को अगर हम कहीं न कहीं ओवरकम कर पाएँ, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, इसके बेनिफिट सबको मिलेंगे। एक तो हमारे किसानों को तो मिलेंगे ही मिलेंगे, हमारी सरकार को भी डेफ़िनिटली बेनिफिट होगा इसका, प्लस एट द सेम टाइम हमारा जो इकोसिस्टम है, उसको भी हम यहाँ पे बेनिफिट दे पाएँगे। तो ये पॉइंटर्स अगर आप अपने आंसर्स में लिखते हो विद वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डाइवर्सिफ़िकेशन ऑफ रिसोर्सेज़ हो गया, डाइवर्सिफ़िकेशन ऑफ क्रॉप्स हो गया, रिसोर्सेज़ हो गया, ठीक है ना? तो अगर ये सब चीज़ें होंगी, तो आपको अच्छे मार्क्स इस क्वेश्चन के अंदर मिल सकते हैं। ध्यान में यही रखना है, देखो एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, कई बार कुछ बच्चों को हो सकता है इसका मीनिंग ही ना पता हो आईएफएस का, तो मीनिंग पता होना पहली बात तो ज़रूरी है, प्लस आपको बहुत ही रैंडम, बहुत ही वेग आंसर नहीं लिखना, आपको कुछ एक डेटा पॉइंट्स भी अपने आंसर्स के अंदर मेंशन करने हैं और आपको ना प्रॉपर डेफिनिशंस या प्रॉपर आपको अच्छे वैल्यू एडेड वाले पॉइंट्स बनाने हैं, प्लस एट द सेम टाइम आप यहाँ पे कुछ इस तरह से कुछ फिगर्स का भी यूज़ कर सकते हो अपने आंसर को और इंटरेक्टिव बनाने के लिए। तो जितने पॉइंटर आपके टर्मिनोलॉजी बेस्ड होंगे ना, उतना ही अच्छा आंसर आपका एग्जामिनर को लगेगा एंड जिस वजह से आपके जो जीएस पेपर 3 के अंदर मार्क्स हैं, आप उसको काफ़ी हद तक बूस्ट कर सकते हो। काफ़ी बार ना बच्चे मेरे से पूछते भी हैं, सर पेपर तो ईज़ी था, टॉपिक्स भी हमने पढ़े हुए थे, पर नंबर उतने अच्छे नहीं आए। उसका कारण यही होता है कि हम ना एक क्वेश्चन ईज़ी देखने की वजह से हमें लगता है कि अच्छा आंसर हमने लिख दिया, पर ऐसा नहीं है। एक अच्छा जब आसान क्वेश्चन आता है ना, तो अच्छे-अच्छे पॉइंटर्स हमें उसके अंदर लिखने ही पड़ेंगे, तभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्ज़ामिनर हमें उसमें अच्छे मार्क्स लिखे देगा। अदरवाइज़ अगर हमने बिल्कुल रैंडम और बिल्कुल जनरलाइज़्ड पॉइंट लिख दिए ना, तो एग्ज़ामिनर उसको देख के खुश ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो हमें वही चीज़ें थोड़ी कोशिश करनी है अपने आंसर में लिखने की एंड मेरी इन पीवाईक्यू आंसर राइटिंग के माध्यम से कोशिश रहेगी कि आपको उसी में मैं थोड़ी हेल्प कर पाऊँ। दोस्तों आज का आपका होमवर्क ये रहेगा, यूपीएससी ने लास्ट ईयर ही 2023 में क्वेश्चन पूछा था अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग। आप इसको ट्राई करना एंड मुझे कमेंट्स में आंसर बताना कि आपके हिसाब से इसका क्या जवाब होना चाहिए। फिर अकॉर्डिंगली हम नेक्स्ट वीक इसको यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा मैंने आपको कुछ होमवर्क और भी दिया था पीवाईक्यूज के अंदर, जैसे एक मैंने पूछा था आपको स्टेरिलाइजेशन के बारे में। देखो स्टेरिलाइजेशन के बारे में तो हम अक्सर डिस्कस करते भी रहते हैं, राइट? स्टेरिलाइजेशन एक तरह का मॉनेटरी एक्शन ही है जिसके माध्यम से जैसे हमारा आरबीआई है ना, वो कोशिश करता है कि जो मनी सप्लाई कैपिटल का जो है ना, आउटफ्लो इनफ्लो उसको यहाँ पे मैनेज करने की कोशिश कर जाती है। तो दरअसल में कुछ नहीं है, ये ओएमओ कंडक्ट करने को यहाँ पे हम स्टेरिलाइजेशन यहाँ पे बोल सकते हैं। यहाँ पर बात ये होती है कि आपके जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसको यहाँ पे परचेज करता है ओएमओ के माध्यम से एंड जो भी फॉरेन एक्सचेंज का इफेक्ट आना होता है उसको हम नलीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इस केस के अंदर। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग, ये भी देखो आसान क्वेश्चन ही था। यहाँ पे अगर पहले स्टेटमेंट की बात करूँ, यहाँ कह रहा है कि इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो आरबीआई उस केस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करेगा। ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाता है क्योंकि देखो जैसे मान लो ये रहा आपका आरबीआई और ये आपकी मार्केट है या कोई भी बैंक कह लो या मार्केट कह लो, तो अगर मान लो इन्फ्लेशन हाई है तो आरबीआई ना दरअसल में इनको यहाँ पे सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर सेल होती हैं तो मार्केट से बदले से जो पैसा होता है वो आ गया आरबीआई के पास। तो इससे हुआ क्या, मार्केट में जो पैसा था वो कम हो गया। कैसे कम हुआ, जब आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करी, ना कि बाय करी। बाय करने से तो यहाँ पे मार्केट में डिमांड बूस्ट होती है। तो मार्केट में अगर आप बाय कर रहे हो ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो कहीं ना कहीं आप इन्फ्लेशन को और इंक्रीज कर दोगे, जबकि हमें उसको कंट्रोल करना है। तो पहला गलत हो गया, आंसर तो आपका मिल ही गया है, ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। पर बाकी को भी देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है अगर रुपी रैपिडली डेप्रिशिएट कर रहा है तो आरबीआई उस केस में डॉलर्स मार्केट में बेचेगा। बिल्कुल, रुपया नीचे गिर रहा है, रुपये की कहीं ना कहीं डिमांड कम है और डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में डॉलर्स की जो बढ़ी हुई डिमांड है उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अगर डॉलर सेल कर देगा तो वो मिसमैच जो था वो अब मैच हो जाएगा। तो सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, इंटरेस्ट रेट कह रहा है कि बाकी और जगह पे कम हो रहे हैं यूएस वगैरह के अंदर, तो उस केस में आरबीआई डॉलर्स को बाय कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। एक्चुअली बाकी जगह पे इंटरेस्ट रेट अगर कम होंगे तो कहीं ना कहीं पैसा भारत में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे एंड भारत में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो खूब सारा डॉलर्स आएगा, तो ऐसे केस में आरबीआई उनको बाय करेगा। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर।
ठीक है, आज का आपका होमवर्क मैंने मेंस वाला तो बता दिया। अगर मैं बात करूँ ना आपके प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स के लिए आपको ये क्वेश्चन एक तो रहेगा, पहले यूपीएससी ने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड दूसरा आपका होमवर्क रहेगा, इन सभी चीज़ों को आपको अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो डेफिनेटली इनको भी हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस कर लेंगे। पीडीएफ मैंने आपको बता ही दिया, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।